अच्छा इंस्टीट्यूशन चूज करना और अच्छा एडवाइजर चूज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइड का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज किताब की तरह रोज एक चैप्टर पढ़ाना है। आजकल ऐसा लगने लगा है कि बस पेपर पब्लिश करो और पीएचडी कंप्लीट करो, यहाँ तक रिसर्च लिमिटेड हो गई है। तो आपके इसके बारे में क्या रिसर्च में आते हैं कि मैं हर हफ्ते में 7 घंटे काम करके तो मैं रिसर्च कर लूँगा। एकदम प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं कि भाई क्वालिटी पेपर है नहीं है मैटर नहीं करता, बस पब्लिश कर देते हैं। एक वो अच्छा पेपर इज मच बेटर देन 2 or 3 इन दोज प्रीडेटरी जर्नल्स। जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी हो गया, डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स हो गए, इनकी नॉलेज नहीं होती ज़्यादातर मास्टर्स जो करके आए हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर पीएचडी एस्पायरेंट, रिसर्चर और एकेडमिक करियर के बारे में सोचने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिटी ऑफ एकेडमिक रिसर्च इन इंडिया, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। जब कोई स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेता है उसके मन में कई सपने होते हैं। किसी को लगता है पीएचडी के बाद एकेडमिक करियर सिक्योर हो जाएगा, किसी को रिसर्च स्कॉलर की लाइफ ही बड़ी एक्साइटिंग नजर आती है, और कुछ स्टूडेंट्स पब्लिकेशंस, फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के भी सपने देखते हैं। लेकिन रिसर्च की जर्नी हमेशा उतनी सिंपल नहीं होती जितनी बाहर से दिखती। तो आखिर इंडियन रिसर्च इकोसिस्टम की असली तस्वीर क्या है? क्या रिसर्च आज भी क्यूरियोसिटी और इनोवेशन से ड्राइवन है या सिर्फ पब्लिकेशंस और डिग्री कंप्लीशन तक सीमित हो गई है? और अगर आप पीएचडी करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन और रिसर्चर जिन्होंने रिसर्च और हायर एजुकेशन के इकोसिस्टम को बहुत करीब से देखा और समझा है। डॉक्टर कमल वत्ता is currently serving as Professor of Economics at Punjab Agricultural University लुधियाना। रिसर्च, टीचिंग, पॉलिसी एनालिसिस और एकेडमिक लीडरशिप में नियरली 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस रखने वाले डॉक्टर वत्ता ने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स और रूरल लाइवलीहुड्स जैसे एरियाज में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। पीएयू में वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी के हेड भी रह चुके हैं। उनका इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सपोजर भी स्ट्रॉन्ग रहा है। उन्होंने 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स और 190 से ज्यादा एकेडमिक आउटपुट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। उनका वर्क रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स और फार्मिंग कम्युनिटीज के लिए वैल्यूएबल रिसोर्स रहा है। इसी वजह से आज उन्हें इंडियाज एग्रीकल्चरल और डेवलपमेंट रिसर्च इकोसिस्टम की एक हाईली रिस्पेक्टेड वॉइस के रूप में जाना जाता है। सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन अवर चैनल। वी आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर इनसाइट्स। Okay, thank you, Dr. Simran. I would like to thank you for inviting me for this very important talk. Thank you, sir, for your precious time. So, first important thing I want to ask, एक स्टूडेंट जब पीएचडी में एनरोल करता है, एडमिशन लेता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और क्या ग्राउंड रियलिटी उसको बाद में फेस करनी पड़ती है? मैडम, इसमें देखो, इसमें जो मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट अपनी मास्टर डिग्री के बाद में पीएचडी में एनरोल करता है तो उसका जो पुराना एजुकेशन का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसको लगता है कि ये एक लीनियर जर्नी है। बिल्कुल। कि बीएससी जो ग्रेजुएशन किया, फिर वो मास्टर्स किया, और उसके बाद में स्टूडेंट को पहले ये लगता है कि ये बिल्कुल लीनियरली उसी तरीके से 2 साल में, 4 साल में, पहले साल में ये होगा, दूसरे साल में ये होगा, तीसरे साल में ये होगा। वो ये सोच लेके आता है क्योंकि उसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस कम होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए है कि ये वैसा है नहीं जैसा फील्ड है। तो जब स्टूडेंट इस सिस्टम के अंदर में आता है तो ये थोड़ा सा नया एनवायरनमेंट है। इसमें वो सीधा क्लासरूम टीचिंग वाला सिस्टम शायद ना होता है। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और स्टूडेंट को उस माहौल में जाना पड़ता है। उसको लगता है कि पहले वो कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे समझे, अपने रिसर्च को किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है। बिल्कुल। और उस रिसर्च के लिए आगे का रास्ता कैसे तय करना है, ये थोड़ा सा अलग माहौल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा नया माहौल होने के कारण स्टूडेंट को वो पहले से अलग सा लगता है। तो उसके चक्कर में फिर स्टूडेंट जो है, ये रूटीन थिंग नहीं है। रूटीन थिंग ना होने के कारण, क्योंकि हर स्टेप जो अगला है वो नया है और हर नया स्टेप जो है वो पीछे वाले स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, तो स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा
हर स्टेप में नया सीखने को मिलने के कारण और नए चैलेंजेस आते हैं, इसलिए स्टूडेंट को ये जर्नी थोड़ी नई लगती है। सो सर, अगली चीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ, और ये बहुत सारे लर्नर्स का भी सवाल है, बहुत सारे और प्रोफेसर्स वगैरह भी इस चीज़ को लेके थोड़ा रहते हैं कि रिसर्च जो है वो एक क्यूरोसिटी, इनोवेशन ड्राइवन होनी चाहिए, बट आजकल ऐसा लगने लगा है कि बस पेपर पब्लिश करो और पीएचडी कंप्लीट करो, यहाँ तक रिसर्च लिमिटेड हो गई है। तो आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं? इसमें भी डॉक्टर सिमरन, इसमें भी दो चीज़ें हैं कि जैसे आपने बोला क्यूरोसिटी ड्रिवन रिसर्च है, और आपने बोला कि वो बिल्कुल इंडिकेटर ड्रिवन रिसर्च है। बिल्कुल। देखिए, अभी भी ये मिक्स है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि इंडिया में रिसर्च जो है वो क्यूरोसिटी ड्रिवन नहीं है। अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी भी वो जो है वो क्यूरोसिटी को फोकस करते हैं कि उनकी जो रिसर्च है, उनके स्टूडेंट्स की जो रिसर्च है वो क्यूरोसिटी ड्रिवन हो। लेकिन जो आज की डेट में जो पब्लिकेशन ड्रिवन या इंडिकेटर ड्रिवन जो रिसर्च है वो क्योंकि एवरीथिंग वी ट्राई टू पुट इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटर्स, तो उन इंडिकेटर्स के चक्कर में हर कोई, एवरीबॉडी इज मेजरिंग सक्सेस थ्रू इंडिकेटर्स, एंड दोज इंडिकेटर्स देन क्रिएट ए रेस फॉर द नंबर्स। दैट इज वाई हमें लगने लग जाता है कि हमारा जो रिसर्च है वो ज़्यादा इंडिकेटर बेस्ड है। अभी भी क्यूरोसिटी ड्रिवन हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आपके पास दो ऑप्शन हो कि क्यूरोसिटी है और इंडिकेटर्स हैं, तो कई बार स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा इजी लगने वाले पाथवे को चूज करके वो इंडिकेटर बेस्ड चीज़ों को चुनने लग जाता है। लेकिन इंडिकेटर्स भी बुरे नहीं हैं, लेकिन इंडिकेटर्स भी तब ज़्यादा बेटर है अगर इंडिकेटर्स क्वालिटी को फोकस करके बने और सिर्फ नंबर्स को लिए ड्रिवन ना हो। इवन हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी हम लोग पढ़ाते हैं कि ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ड्राइव करें। तो क्यूरोसिटी अभी भी ड्राइव करती है, हमारे स्टूडेंट्स अभी भी क्यूरोसिटी को लेके ही अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स और अपने रिसर्च क्वेश्चंस को डिसाइड करते हैं, और उसमें वो नंबर भी हैं जो ज़्यादा इंडिकेटर बेस्ड होते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने रिसर्च के इश्यूज को क्यूरोसिटी से फोकस करते हैं कि द आंसर शुड बी फॉर द क्यूरियस क्वेश्चंस, फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी एंड द पीपल। ओके, मुझे ना एक याद आई बात, हाल ही में ना एक स्टूडेंट था, तो वो बोल रहा था कि मेरा रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मुझे चाहिए होती है एपीआई स्कोर। ज़्यादातर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होती है एपीआई स्कोर में 25 से 30 नंबर लगते हैं पीएचडी के। तो मुझे मतलब एक ज़बरदस्ती पीएचडी करनी पड़ेगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो यहीं से मेरे दिमाग में वो आया, एक पब्लिश एंड पेरिश वाला कल्चर, पेपर पब्लिश करो, एपीआई नंबर बढ़ाओ अपने, या करियर ख़त्म, है ना। तो मतलब इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है? पेपर पब्लिकेशन का प्रेशर कहीं ना कहीं रिसर्च क्वालिटी को भी डिट्रियोट करता है, और पीएचडी का प्रेशर भी। ये सही है। इसमें देखिए वही है कि अब जो रिसर्च है, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपने पीएचडी जर्नी को एपीआई स्कोर में के चक्कर में चूज करते हैं। बिल्कुल। और वो फिर एपीआई स्कोर बना हमारे सिस्टम में इस तरीके से। वही बोल रहा हूँ कि जो इंडिकेटर्स हम बनाते हैं हमें उनको बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। अब देखिए, रिसर्च जो है वो टीचिंग, जैसे एक बच्चा है जो उसको ये लगता है कि मैं टीचिंग में बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन उसका रिसर्च में कोई ज़्यादा एप्टीट्यूड, शुरू में उसको लगता है मैं नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और लेकिन शायद जो ये एपीआई स्कोर में रिसर्च के एंगल को, जो कंपोनेंट को इसलिए भी डाला गया है कि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अगर आपने रिसर्च की है तो यू कैन बी ए गुड टीचर, क्योंकि आप रिसर्च में आपको जो बिल्कुल लेटेस्ट थ्योरीज हैं और उसमें जो आपका एम्पिरिकल एविडेंस है कि असल में क्या हो रहा है, वो जो आप रिसर्च स्टडी करते हो उससे वो आपको इनसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर देखने को मिलती हैं। और मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर जो मेरा 3 डिकेड्स का है उसमें मैंने देखा है कि बहुत से टीचर ऐसे हैं जो जिन्होंने रिसर्च में अपना टाइम स्पेंड किया है, जिन्होंने क्यूरियस
रिसर्च की है, जिन्होंने अच्छी रिसर्च की है, वो एक अच्छे टीचर्स भी हैं, क्योंकि वो अपनी क्लास में सिर्फ थ्योरी को अपने एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो मिक्स करते हैं, और वो एग्जाम्पल जो है उनके रिसर्च और उनके अपने एक्सपीरियंस से निकल के आती है, और जहाँ उनके कोलीग्स की रिसर्च और उनके एक्सपीरियंस से निकल के आती है। तो मुझे लगता है इंडिकेटर सही हैं। स्टूडेंट्स को कई बार लगता है शुरू में कि क्योंकि उनका रिसर्च के प्रति उनको नॉलेज नहीं होती है, तो वो शुरू से ही एक टीचिंग प्रोफेशन को एक सिर्फ टीचिंग ओरिएंटेड मान के आप पढ़ोगे और पढ़ाओगे, लेकिन वो रिसर्च कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में उनके दिमाग में फिट नहीं हुआ होता। तो उनको क्योंकि पता नहीं है, तो उनको लगता है कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। और जब आप रिसर्च के फील्ड में आते हो तो आपको सही मायने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप हर दिन कुछ नया कर रहे हो। बिल्कुल। कई बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो 30 साल से वही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर जब आप रिसर्च करते हो तो आप हर रोज कोई नई चीज करने की कोशिश कर रहे हो, और नई रिसर्च से कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप नया करोगे, नया सीखोगे, तो आप डेफिनेटली उसको अपनी टीचिंग में भी इनकॉर्पोरेट करोगे। तो उसके चक्कर में उससे ये फायदा होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स में ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हो, उनको नया और अच्छा आप सिखाओगे, और उनको आगे जो नई जनरेशन निकल के आ रही है, और जो हमारी जो अभी वर्ल्ड चेंज हो रहा है और उसकी नीड्स चेंज हो रही हैं, उस तरह से आप यंग जनरेशन को नई एजुकेशन के तरीके से ही प्रिपेयर कर पा सकते हो, अगर आप इसमें रिसर्च भी इंटीग्रेट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो रिसर्च टीचिंग के पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है। मैं यहाँ पे सभी जो भी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, मैं उनको बताना चाहूँगी, एक्चुअली मैं भी एक ऐसी थी कि मेरा रिसर्च में कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं था जब मैं पीएचडी में करने आई थी ना। सो इट वाज डॉक्टर कमल वत्ता हु इंस्पायर्ड मी टू डू पीएचडी एक्चुअली। और मेरे पीएयू में एडवाइज़र डॉक्टर जसदेव सिंह, मेजर एडवाइज़र, एंड डॉक्टर कमल वत्ता वाज आल्सो इन माय एडवाइजरी कमेटी। तो लकीली आई हैड गॉट द बेस्ट एडवाइजर्स पीएचडी के दौरान, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया। और रिसर्च की बिल्कुल भी नॉलेज ना होने के बावजूद भी मैंने अच्छे पेपर्स लिखे, अच्छा थीसिस बनाया, इनके कारण, एंड इनका बहुत बड़ा रोल है मेरी पीएचडी जर्नी में। मेरे मेजर एडवाइज़र, मेरे गाइड डॉक्टर जसदेव सिंह एंड डॉक्टर कमल वत्ता। सो सर, यहीं पर आगे अगला मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जो पीएचडी एडवाइज़र है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पीएचडी में। तो स्टूडेंट्स को क्या क्या बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए अपना एडवाइज़र सेलेक्ट करते वक्त? बहुत बढ़िया। आपने जो पहले तो जो आपने बोला वो बहुत बढ़िया मुझे बड़ा अभी पुरानी वो सारी कहानी याद आ रही है कि जब आप पीएचडी के लिए सोच रहे थे, बिल्कुल, तो आपने किसी और यूनिवर्सिटी की बात की, तो मैंने आपको इमीडिएटली रोका कि एक्चुअली इट वाज प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा कि हमारे पास क्यों नहीं करते आप। तो आप भी, अगर मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, मुझे डेफिनेटली मेरे इसमें तो कॉन्फिडेंस है कि आपका एक्सपीरियंस पीएयू में वो अच्छा ही रहा। बिल्कुल अच्छा। एंड वी आल्सो फील प्राउड ऑफ यू। लेकिन आप अगर उसमें देखो, तो अगर आप दोबारा उसको एनालाइज करो, तो जो आपको हमने वहाँ पे इनकरेज किया कि आप यहाँ पे हमारे पास आओ, तो आपको अब पता चल रहा होगा कि उसमें फ़र्क बहुत है। तो इंस्टीट्यूशन को चूज़ करना, अच्छा इंस्टीट्यूशन चूज़ करना और अच्छा एडवाइज़र चूज़ करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूशन क्या है, वो अच्छा रास्ता है जिस पे आप जा रहे हो, एक पाथवेज है। तो अगर आप अलग पाथवेज चूज़ करोगे तो आपका डेस्टिनेशन जो है वो चेंज हो सकता है। दूसरा, जो गाइड है, जो मेंटर है, वो एक रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति है, और बहुत इम्पोर्टेंट आप रोल, वो एक फादरली और मैटरनल रोल जो है वो प्ले करता है जो एडवाइज़र है। तो उसको एडवाइज़र को चूज़ करना मुझे बहुत लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये लगता है कि जो एडवाइज़र है, दैट बिकम्स ए लाइफ लॉन्ग पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एन एकेडमिशियन। तो उसमें एडवाइज़र एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स को बेसिकली जब एडवाइज़र चूज़ करना है तो उस पर बहुत मेहनत, मतलब रिसर्च टॉपिक चुनने से भी पहले एडवाइज़र चुनने के लिए पे ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो एडवाइज़र में कई गुण होने चाहिए, और वो उसमें, मतलब अगर आप बात करो कि क्या क्या सोचना चाहिए स्टूडेंट को, तो सबसे पहले तो देखिए, एडवाइज़र ऐसा होना चाहिए जो गाइड का रोल फुली जो है वो निभा सके।
तो फॉर ए गाइड, बेसिकली गाइड का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज किताब की तरह रोज एक चैप्टर पढ़ाना है और आपके क्वेश्चन पूछने हैं। देखिए इसमें क्या है कि पीएचडी की जर्नी जो है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग फॉलोड बाय जनरेटिंग एविडेंस फॉर दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, टेस्टिंग के मेरी जो थिंकिंग है वो सही है गलत है। रिसर्च जो है, देखिए जो आपने सोचा वो सही है कि नहीं, सही है कि सही नहीं है। अगर वो सही है वो भी एक फाइंडिंग है, अगर वो गलत निकलती है तो वो भी एक फाइंडिंग है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कई बार रिसर्चर को लगता है कि भाई ये मैंने सोचा तो मैं ऐसा, जो मेरा एडवाइजर वैसा सोचता है मैं उसी बंदे को एडवाइजर चुनूं। तो आप एडवाइजर का रोल वो एडवाइजर होना चाहिए जो अपने स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग में एनकरेज कर सके एंड उसमें अच्छे रिसर्च क्वेश्चंस कैसे चूज करने हैं और उसके लिए अपना स्टडी को कैसे डिज़ाइन करना है, अच्छा रीड कैसे करना है रिसर्च के लिए। मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे पीछे रह जाते हैं कि अच्छी तरह रीडिंग नहीं होती है। एग्जैक्टली हाँ, तो वो मतलब जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं, मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ाता हूँ और बड़े टाइम से हमने लोगों को कोर्स पढ़ाते हैं और मैंने ओवर टाइम भी देखा है कि बच्चे पढ़ के नंबर तो बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, लेकिन जब उस रिसर्च के कोर्स को इम्प्लीमेंट करने की टाइम आता है तो स्टूडेंट हर चीज़ को इग्नोर करता जाता है। तो मतलब आपको हर चीज़ एडवाइज़र में देखना है कि क्या वो आपको स्टेप्स में गाइड करता है। देखिए एक एडवाइज़र के पास 4 स्टूडेंट हो सकते हैं और वो चारों अलग अलग माइंडसेट के हो सकते हैं और चारों की सक्सेस स्टोरी अलग हो सकती है, कोई ज़्यादा है कोई कम है। तो एडवाइज़र ने उनको गाइड करना है कि वो कैसे अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेस्ट यूटिलाइज करके एक अच्छी रिसर्च करें। तो उसमें एडवाइज़र का रोल है, वो एक मेंटरशिप का जो उसका गुण है वो होना चाहिए। एडवाइज़र के पास आपके लिए टाइम भी होना चाहिए और एडवाइज़र के पास एक ऐसा माइंडसेट भी होना चाहिए कि वो आपको हर जगह डिफरेंट एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स पे पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज भी करे। और अगर एडवाइज़र का नेटवर्क अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप उन नेटवर्क से उनके साथ इंटेग्रेट करो, उनके साथ अपनी रिसर्च शेयर करो, उनका फीडबैक लो और बढ़िया रिसर्च करने की कोशिश करो। तो ये मेजर कुछ हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि एडवाइज़र बूढ़ा ही होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सीनियर होना चाहिए। ऐसा सीनियर होने से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन जो आपके जो उसके एडवाइज़र के जो गुण हैं उनमें वही है कि एडवाइज़र के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। एडवाइज़र आपको सिखाए कि इस रास्ते पे जो नया है और उसमें क्यूरियोसिटी को आंसर करना है और उसको बेस्ट तरीके से कैसे करना है, एथिक्स को कैसे साथ लेके चलना है, प्लेगरिज्म के इश्यूज कैसे करने हैं और क्वालिटी को कैसे फोकस करना है, वो सारी चीज़ें एडवाइज़र ही आपको गाइड करेगा। तो आप उस तरीके से एडवाइज़र को चूज़ करने पे आपका काम ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे एक बहुत एस्पायरेंट्स का ये एक रहता है कि हम पीएचडी में एनरोल कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, मतलब क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं यंग रिसर्चर्स को अपनी पीएचडी के सफ़र के दौरान, अपनी एकेडमिक करियर के दौरान? देखिए मैंने एक चीज़ तो बड़ी कॉमन जो देखी है कि जब आप एनरोलमेंट में जो पीएचडी में जो आप एनरोल करते हो तो बहुत स्टूडेंट को ऐसे लगता है अभी जॉब नहीं मिली है तो खाली बैठे हैं, चलो पीएचडी शुरू कर लो। एग्जैक्टली तो जब नौकरी मिलेगी तो छोड़ देंगे। और कई स्टूडेंट को ये भी लगता है कि जहाँ मिल गई वहाँ कर लो, ठीक है, मतलब पीएचडी करनी है तो जहाँ मिल गई वहाँ कर लो। तो ये जो चीज़ें हैं एनरोलमेंट करने के लिए सारी चीज़ों को बड़े ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि पीएचडी में उन्हीं स्टूडेंट्स को आना चाहिए जो रियल मायने में एकेडमिक्स को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो रिसर्च को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनको ही आना चाहिए। जो लोगों को लगता है कि मैं 1 साल करके इसको छोड़ दूंगा कहीं और चला जाऊंगा, उनको वो बेसिकली फिर उसमें जो रिसोर्सेज हैं कई बार वो रिसोर्स मिसमैच हो जाता है कि आप कोई वो स्टूडेंट अगर मान लीजिए जिसने 1 साल में छोड़ देना है
वो एक अच्छा गाइड लेके बैठ जाता है, और जो बच्चा जो सोचता है कि मैंने इसको अपना कैरियर बनाना है, उसको कई बार वो गाइड नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को कि आप पहले ये डिसाइड करके आओ कि आप पीएचडी को कैरियर, मतलब आप रिसर्च को एक कैरियर बनाना चाहते हो, कि आप यहाँ पे सिर्फ टाइम पास के लिए तो नहीं आ रहे। तो उसके लिए स्टूडेंट को एनरोलमेंट करते समय ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हर इंस्टीट्यूट में जहाँ भी मिल गया, आपको एडमिशन मिल गया तो आप वहाँ चले जाओ, ये भी एक अच्छा डिसीजन नहीं होता है। बिल्कुल। आपको देखना है आपका इंटरेस्ट रिसर्च में किस फील्ड में है। आप सोशल साइंसेज में, आप बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। तो आप किस चीज़ पे, किस इश्यूज पे काम करना चाहते हो, और उसके लिए आपको रिलेटिवली अच्छे इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, वहाँ पे अच्छे एडवाइजर्स, गाइड्स कौन से हैं, उसको देख के ही आपको एनरोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज हो सकता है आप अच्छे स्टडी ना कर पाओ, आपकी स्टडी लेट हो जाए, आपको अच्छे गाइड ना मिल पाए। तो उन सभी को इस तरीके से एनरोल करने में स्टूडेंट को ये देख के चलना चाहिए कि मुझे करना है, अच्छा करना है और अच्छी जगह पे करना है। बिल्कुल सर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड मैटर करते हैं कि मैंने देखा है कई ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पता नहीं आजकल यूजीसी की भी उनको जो मानता है वो ख़त्म हो जाए शायद, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी है फॉर्मेलिटी के लिए भी पीएचडी करवा रही हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से आई थिंक बच के रहना चाहिए एस्पायरेंट्स को, और डेडिकेटेड एक जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, ज़्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, उनसे ही अपना पीएचडी शुरू करना चाहिए, है ना। देखिए वो तो देखो, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन तो अच्छा इंस्टीट्यूशन ही होता है। तो अच्छा इंस्टीट्यूशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन का क्या फ़ायदा है कि अच्छा इंस्टीट्यूशन खुद के लिए अच्छा नहीं है, वो अपनी फैकल्टी और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, और समाज के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूशन हमेशा अच्छे स्टूडेंट और अच्छी पेडिग्री प्रोड्यूस करेगा, और वो सारे ये, क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नल एजुकेशन इज ए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तो इसमें एजुकेशन से जो निकल के एक्सटर्नैलिटीज आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, वो सारी सोसाइटी को अच्छा बेनिफिट देंगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी प्राइवेट में मत जाओ जहाँ आप सिर्फ सरकारी में ही आओ, लेकिन आप जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करते हो अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पीएचडी के रिसर्च के लिए, आप उस पर पहले एक अच्छा ग्राउंड वर्क करो। आप पहले एक डेस्क रिसर्च कर लो कि ये मेरा, आप किस टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो। फिर आप उसमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करो, और फिर आप उसमें देखो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और उसमें मेंटर्स जो है अवेलेबल हैं, जो गाइड्स अवेलेबल, जो टीचर अवेलेबल हैं, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो उसी बेसिस पे ही अगर आप चूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली आप भी उसी सिस्टम में एक अच्छी आउटकम निकल के आएगी आपकी। यू विल बिकम ए बेटर रिसर्चर फॉर फ्यूचर, एंड यू विल बिकम एन एसेट फॉर द फ्यूचर इन द रिसर्च जर्नी। क्योंकि जो पीएचडी है, देखिए जब स्टूडेंट पीएचडी में आता है तो वो ये सोच के आता है कि वो पीएचडी करेगा तो एक जादू की तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो एक इमीडिएटली एक रिसर्चर, बड़ा रिसर्चर बन जाएगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि पीएचडी जब आप करते हो तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर रिसर्च जर्नी। वहां से लाइफ शुरू होती है, आपको कई साल लगेंगे, और एक रिसर्चर एक ऐसा जीव है कि अगर वो क्यूरियस है तो उसको कई बार सारी उम्र लग जाती है ये यकीन करने में पे उसको कुछ आता है। उसको हर स्टेज पे ये लगता है कि मुझे अभी ये नहीं आता, मुझे अभी वो नहीं आता। तो हमेशा अपने उस चीज़ को जांचने में, परखने में, और उस पर एविडेंस क्रिएट करने में, नए टॉपिक्स पे एविडेंस क्रिएट करने में लगा रहता है। तो ये चीज़ें सारी ध्यान में रखने वाली। सो रिसर्च इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। बिल्कुल। सो सर, जैसे आपको यूएसए, यूके, जापान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इससे जो हमारे यंग स्कॉलर्स हैं वो क्या सीख सकते हैं? आपको इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च में एक्सपीरियंस है। उसमें देखिए डॉक्टर सिमरन, ये जर्नी जो है वो मैंने वही बोला कि ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो मेरे को जब मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो था वो I can say that was a combination of my hard work tendencies, my tendencies to learn new things, and then my tendencies to interact, or my openness to interact with people, related people from all over the world or from different countries. बिल्कुल। तो जब मैं शुरू में जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तो मैंने आपको वही बता रहा हूँ कि मेरे को ये होता था कि ये चीज़ सीखनी है, तो उसको
ज़्यादा उस बारे में ज़्यादा पढ़ता था मैं। और फिर उन लोगों के साथ इंटरेक्शन के मौके भी, कुछ लक भी होता है, आप उन लोगों को मिलते हो। तो मुझे इनिशियल जो जर्नी थी, जैसे इंटरनेशनल जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई, तो मैंने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ प्रोजेक्ट किया। उसमें हम लोग फिर कई इंटरनेशनल साइंटिस्ट को मिले, उनके साथ डिस्कशन शुरू हुई और क्यूरियोसिटी जागी। तो जब आप डिफरेंट पीपल के साथ इंटरेक्ट करते हो तो वहाँ से अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है और उनके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जब भी आप लोगों से मिलते हो जिनके माइंड क्यूरियस हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कोई ना कोई नया क्वेश्चन छोड़ जाते हैं जो पहले आपको नहीं आता होता। तो जब आप वो नया क्वेश्चन छोड़ जाएंगे तो आप, अगर आप क्यूरियस हो तो आप उन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने शुरू करोगे। तो आप अच्छे क्वेश्चंस अच्छे जवाब हो गए, एवरेज क्वेश्चन एवरेज जवाब हो गए, बिलो एवरेज। तो वो उन चीज़ों ने मुझे मौका दिया कि मैं अलग अलग तरह से उन चीज़ों को एक्सप्लोर करूं। जब आप इंटरनेशनल चीज़ों से सीखने की बात करते हो तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आप इंटरनेशनली उस फील्ड में जाने में, उस लेवल पे जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है रिसर्चर जो हैं वो सीधा छलांग लगा के रिसर्च में कूदना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको रिसर्च में अगर आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा सा अच्छी रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग करने की ज़रूरत है। जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो उसमें ज़्यादा पढ़ो। और उसमें पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने को पढ़ा और उसमें पेपर दिए और उसमें 100 में से 90 नंबर आ गए तो आप सक्सेसफुल हो, 100 में से 60 आ गए। आपको पढ़ना है समझने के लिए, और समझना है ताकि आप उसमें कुछ और नया और अच्छा कर सको। तो रीडिंग एक्सटेंसिव होनी चाहिए। उसके बाद में आपका फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीन्स आप कभी भी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, उसका जो फील्ड एविडेंस है उसमें एब्जॉर्ब होने की कोशिश करो। कोशिश करो जहाँ पे भी आपको मौका मिले कि आप फील्ड लेवल पे उस चीज़ के बारे में जान सको, वहाँ पे आप उस फील्ड में जरूर जाओ। तो मैंने जब एग्रीकल्चर में था तो मुझे होता था कि फार्मर के पास जाओ, जो इंटरमीडियरीज मार्केट में है उनके पास जाओ, देखो वो क्या सोचते हैं। आप जब बार बार उनके पास जाते हो तो आपका जो सोच है, जो आपका रिसर्च का फील्ड है, वो और गाइडेड हो जाता है। तो इन चीज़ों ने मेरे को फील्ड की इंसाइट्स दिलवाई। तो जब मैंने इंटरनेशनली इन लोगों को मिलना शुरू हुआ, अपने पार्टनर्स को, उनको लगा कि ही इज़ अ गुड पर्सन टू कोलैबोरेट। अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में मैंने देखा कि दे ऑलवेज वैल्यू इंटरडिसिप्लिनरी थिंग्स। कि आपकी रिसर्च में अगर इंटरडिसिप्लिनरी एंगल है तो आपकी रिसर्च ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि देखिए, वो रिसर्च जो डिफरेंट डिसिप्लिन के लेवल्स को क्रॉस करेगी, वो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है। कई बार एक ही सब्जेक्ट की प्रॉब्लम उतना बढ़िया सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती। तो मोस्ट ऑफ आवर सोसाइटल और इकोनॉमी प्रॉब्लम्स दे आर मोर और लेस मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। तो मैंने इंटरनेशनल टीम्स में ये देखा कि मल्टी डिसिप्लिनरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड multiculturalism is also there because when you come from different cultures you learn from them. जैसे जापानीज के बारे में, मैं जापानीज मैं कोबे यूनिवर्सिटी में मेरा जाना आना रहता है। तो आई हैव पार्टनर्ड विद मैनी यूनिवर्सिटीज इन जापान। तो उनका जो उनसे सीखने को मिलता है कि दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी। तो हमेशा डॉट टाइम पे रहते हैं, डेडलाइंस को कभी भी पार नहीं करते हैं, चीज़ों को कैजुअली नहीं लेते हैं। तो वो आपके पास सीखने के लिए है कि आप उनसे अगर आप उन टीम्स में काम करोगे तो आप भी वैसा होने की कोशिश करो, तो फिर आप उसमें वो सीखोगे चीज़ों को, फिर तो आप डेडलाइंस को मीट करना सीखोगे। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है, अगर आप टीम्स में काम करना चाहते हो जैसे, तो यू मस्ट लर्न हाउ टू बी ए गुड टीम मेंबर। मैंने लोगों को अकेले अकेले काम करते देखा है। लोगों को ये लगता है अकेला काम करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा तो पता नहीं मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा। ये कहीं थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन आपको एक टीम में काम करना सीखना चाहिए। मैंने जब आज से 2002 में मेरा पहला एक डिप्लोमा मैंने हॉलैंड में जब किया, तो हमारा जो पहला लेसन था उस 6 महीने के कोर्स में, वो यही था कि हाउ टू बिकम ए गुड टीम मेंबर।
तो उसमें वो बोलते थे कि अगर आप टीम के साथ मिलकर काम नहीं करते हो तो ऑल अदर टीम मेंबर्स परफॉर्म और कंट्रीब्यूट 0% एंड इवन यू कंट्रीब्यूट 100, योर एवरेज इज 20. But if you don't perform 100 but all are in sync with each other and everybody performs 60-60, your average is 60. So in a team you can make much better progress than being an individual. तो आपको टीम में काम करना सीखना भी, आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम और उन चीज़ों से आता है. तो वो मैंने इन जगह पे सभी पे सीखा है. नए आइडियाज़ आते हैं क्योंकि किसी कंट्री का जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं या कोई लोग हैं, वो किसी प्रॉब्लम्स को किसी और तरीके से देखते हैं, आप उसको किसी और तरीके से देखते हो. तो जब आपका वहाँ पे इंटरेक्शन होता है तो यू फाइंड डिफरेंट वेज टू लुक एट दोज रिसर्च इश्यूज एंड हाउ टू सॉल्व दैम. बिल्कुल सर, जैसे ना एक इंथुसिज्म बड़ा होता है एस्पायरेंट्स में कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने पेपर्स भेजते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा हमको, और इसके बारे में मतलब आपके क्या है कि करियर के स्टार्ट में ही उनको ये चीज़ें करनी चाहिए, पहले कुछ सीख लेना चाहिए फिर इस तरफ आना चाहिए? देखिए, जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, कॉन्फ्रेंसेस का मतलब है कि आप अपनी जो रिसर्च है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दैट रिसर्च एट सम कॉमन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, देश में अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल है तो डिफरेंट कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, डिफरेंट रीजन से लोग आ रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से, स्टडी यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे हैं. तो वो एक बहुत बढ़िया सोर्स है आपको अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करने का और लोगों की रिसर्च को देखने का भी कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या, वो कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा नहीं कर रहा हूँ. तो इंटरेक्शंस में वही बोल रहा हूँ, जैसे आप जब तक आप मिलोगे नहीं लोगों से, आप एक इंस्टीट्यूशन में, आप एक यूनिवर्सिटी में आप डिग्री कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आपके वहाँ पे स्टूडेंट 20 स्टूडेंट होंगे, तो आप रोज़ मिलते हो, आपको पता है कौन क्या कर रहा है, तो आपका एक बड़ा फिक्स माहौल बना होता है. जब आप कॉन्फ्रेंसेस आती हैं तो आपको एक नया माहौल मिलता है, आप नए लोग मिलते हैं, वहाँ पे आप उनके साथ नेटवर्किंग अच्छी कर सकते हो, आप उनसे सीख सकते हो. कोई नया मेथड यूज़ कर रहा है, कोई नई सैम्पलिंग यूज़ कर रहा है, कोई नए टॉपिक पे काम कर रहा है जो आपके एरिया में रेलिवेंट हो सकता है. तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप्स हैं, ये नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है. अच्छी रिसर्च के लिए देखिए, आपको अच्छे आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए, अच्छे रिसर्च क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपको अच्छी मेथडोलॉजी आनी चाहिए. तो अगर आप लोगों से नहीं मिलोगे, आप ये कॉन्फ्रेंसेस में अपने आइडियाज़ को नहीं शेयर करोगे, लोगों के आइडियाज़ को नहीं एब्जॉर्ब करोगे, तो आपका सीखना जो है वो स्लोअर हो जाएगा. तो मैं तो कॉन्फ्रेंसेस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मेरे को ये है कि कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, लेकिन नॉट जस्ट टू अर्न ए सर्टिफिकेट. मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्फ्रेंस में जाओ और वहाँ पे अटेंडेंस लो, पैसे दो, सर्टिफिकेट लो और इधर गए घुमाए, उधर गए घुमाए, वो ये भी होता है. लेकिन अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट के तौर पे, मतलब मैं स्टूडेंट मानता हूँ, जो वहाँ पे सीनियर प्रोफेसर्स भी जो कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं वो भी स्टूडेंट ही. तो अब अगर आप नए आइडियाज़ को सीखने के लिए जाते हो तो वो एक बहुत अच्छी जगह है. मैं ये जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं जैसे इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का अभी ऑनररी सेक्रेटरी हूँ. तो जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, वो तकरीबन 1500 प्लस लाइफ मेंबर्स हैं उसके, और इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स जो हैं हमारे एवरी ईयर 100 प्लस 150 के करीब होते हैं. एनुअल मेंबर्स हमारे 200 से 400 होते हैं. और सोसाइटी हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें ऑल ओवर इंडिया एंड सम इंटरनेशनल साइंटिस्ट कम एंड दे डिस्कस देयर रिसर्च. मोर देन 300 participants are always there in the annual conference. अभी हम असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दिसंबर में कराएंगे. I was also there at Pondicherry. और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर स्कॉलर्स इंटरेस्टेड हैं तो 31 जुलाई तक वो अपने रिसर्च को हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए भेज सकते हैं. उनके पेपर जो every scholar who submits the papers will get a chance to present his or her research in the conference. तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है. तो इसी तरह इंटरनेशनल अगर कोई मौके मिलते हैं तो वहाँ करना चाहिए. हमारी सोसाइटी जो है वो रीजनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस भी करती है.
रिसर्च मेथोडोलॉजी में ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी करती है। तो मतलब उसमें आप अगर कुछ अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर कोई सोसाइटीज़ को और एसोसिएशंस को अगर आप ज्वाइन कर सको अपने पीएचडी जर्नी में, वो बहुत बढ़िया हो जाता है। उसमें मैंने देखा है जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको लगता है कि मैं इन एसोसिएशन का मेंबर बनूंगा, मेरे 5,000 रुपया मेरी लाइफ मेंबरशिप फीस लग जाएगी, तो मैं ऐसे पैसे क्यों खर्चूं। मैंने कई क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, सर इसमें मुझे फ़ायदा क्या है। बिल्कुल। उसमें फ़ायदा है कि आपको एक एस्टेब्लिश्ड वेल रिप्यूटेड एक नेटवर्क ऑफ सीनियर साइंटिस्ट मिलता है exactly. और पीयर ग्रुप मिलता है ऐसा, जिसके साथ आप अपने नए आइडियाज़ को और अपनी एग्जिस्टिंग रिसर्च को आप डिस्कस करके उनसे नया सीख सकते हो और उसको अपनी रिसर्च को अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस के लिए ऑलवेज वी शुड गो फॉर एंड वी शुड ट्राई कि हमें जितने चांसेस मिले उसको हम अवेल करें। एग्जैक्टली। सर एक ना मैंने वर्ड सुना है बहुत, प्रीडेटरी जर्नल्स। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। एक ना प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं कि भाई क्वालिटी पेपर है नहीं है मैटर नहीं करता, बस पब्लिश कर देते हैं। तो और जो यंग स्कॉलर्स हैं और जिनको पता ही नहीं है अभी कुछ इन चीज़ों के बारे में, वो उनके बाद में आकर पब्लिश कर भी देते हैं लो क्वालिटी पेपर्स इन दैट जर्नल जस्ट टू ऑन द नंबर इन एपीआई। सो अब मिलते भी हैं नंबर एपीआई में कि नहीं, वो तो बात की बात है, बट कैसे वो इस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें प्रीडेटरी जर्नल से, और इसके बारे में क्या आपके व्यूज़ हैं? देखिए आज की डेट में हमें ये पता है कि प्रीडेटरी जर्नल वो हैं जो जिनको आप पैसे दो और वो आप 15 दिन में आपका पेपर पब्लिश हो जाता है, और उसमें देयर आर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बाय द यूजीसी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो कि इनमें आप पब्लिश करना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और ये स्कॉलर्स को वैसे पता है कि प्रीडेटरी जर्नल्स हैं ये अच्छे नहीं हैं। अब क्यों पब्लिश करते हैं वो मैं वही बोल रहा हूँ, वो जो आपने पहले भी बोला कि वो हमारा एक हम लोग एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि मुझे 4 पेपर पब्लिश करने हैं, 3 पेपर पब्लिश करने हैं। इंस्टीट्यूशंस ने भी कुछ पॉलिसीज ऐसी कर दी कि उसमें वो पब्लिकेशन प्रेशर हो गया तो लोगों को लगता है कि पैसे दो और उसको पब्लिश कर लो। लेकिन मैं इस ये जो प्रोसेस है आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। देखिए आप पब्लिश करो, हमें अच्छा करो, लेकिन आप एक चीज़ को समझ के चलो कि जब आप रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी में रिसर्च कर रहे हो, तो आप अगर कुछ लिख रहे हो उसको पब्लिश होने में, अच्छी जगह पब्लिश होने में टाइम लगेगा। एग्जैक्टली। तो अगर आप ये मान के चलो कि मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने थीसिस में से पहले 10 पेज 15 पेज निकाले, एक पेपर बना दिया, फिर 15 पेज निकाले दूसरा पेपर निकाले, ऐसा नहीं होता है। पेपर जो है वो एक पूरी आपको मतलब पेपर आपको जो पब्लिश करना है वो एक थीम पे करना है और एक आइडिया पे करना है और उसके लिए पूरा साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। तो आप उसके लिए हमें स्टूडेंट्स को भी तैयार करने की जरूरत है। स्टूडेंट को ये समझाने की जरूरत है कि इन प्रीडेटरी जर्नल्स की तरफ नहीं जाना है और पब्लिश कैसे करना है ताकि स्टूडेंट अपने आप को इजी फील करे अच्छी क्वालिटी का पेपर पब्लिश करने के लिए। मेरा बीइंग ए टीचर मेरा हमेशा यही रहता है कि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ पब्लिकेशन करने हैं नहीं करने हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एक मास्टर लेवल का स्टूडेंट एक भी पेपर अच्छी जगह पे पब्लिश करता है तो वो पेपर जो है वो पेपर कई लोग उसको जो रियल स्कॉलर्स हैं वो उसको सीनियर स्कॉलर्स भी वो उसको पढ़ेंगे और उसको फिर वो कोट करेंगे, साइट करेंगे। बिल्कुल। तो एक अच्छा पेपर पब्लिश करना जो कई जगह पे कोट हो, कई जगह पे साइट हो, मुझे वो लगता है कि एक वो अच्छा पेपर इज मच बेटर देन 2 or 3 इन दोज प्रीडेटरी जर्नल्स जहाँ पे पेपर पब्लिश होने के बाद में शायद स्कॉलर्स भी नहीं पढ़ते कि मैंने इस पेपर में क्या लिखा। दूसरा तो कौन पढ़ेगा, वो स्कॉलर भी नहीं पढ़ता कई बार। तो इसको डिस्करेज करना चाहिए हमें। हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए कि इन चीज़ों को डिस्करेज करे। हमारे गवर्नमेंट हमारी इंस्टीट्यूशंस भी वैसे डिस्करेज करते भी हैं, लेकिन फिर भी वही लालच के थोड़े से पैसे दे के अगर आप 15 दिन में करना है, आपके डेडलाइंस हैं, तो स्टूडेंट को भी ये देखना चाहिए कि डेडलाइंस को अगर आपने मीट करना है तो आप अपना एक रेगुलर रिसर्च और आउटकम शेड्यूल बनाओ, तो आप अपनी रिसर्च को उस तरीके से आगे लेके जाओ। अगर आप हर चीज को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दोगे कि मेरा थीसिस भी मैंने लास्ट मोमेंट पे करना है, फिर मैंने उसे पब्लिश भी लास्ट मोमेंट पे करना है, तो आप फिर इस ट्रैप में फंसोगे। अगर आप अपना डेली रूटीन रिसर्च को अपनी हैबिट बनाओगे तो आपको कभी भी प्रीडेटरी जर्नल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल।
सर अच्छा, ये एक प्रीडेटरी जर्नल वाला हो गया, इसके अलावा हमारे इंडियन एकेडमिक सिस्टम जो है, रिसर्च इकोसिस्टम है, इसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें बहुत रिसर्च को और टीचिंग को इंटेग्रल बना बिल्कुल, के हाँ, करने की exactly. कोशिश की गई है। मैं रिफॉर्म की उस तरीके से ज़्यादा बात करने से मेरा ये मान के चलना है कि जो आपकी रिसर्च है, रिसर्च के लिए और टीचिंग के लिए जो फंड्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। जो फंड अवेलेबिलिटी है अभी की डेट में, इवन टीचर्स को भी उतने फंड्स रिसर्च के लिए नहीं मिलते जितने के होने चाहिए। हम ऑन एवरेज इन इंडिया 0.6% ऑफ जीडीपी जो हमारा रिसर्च एंड एजुकेशन पे जाता है वो 2 से 2.5% के करीब में होना चाहिए। तो अभी क्या है कि जैसे इंडियन एकेडमिक सिस्टम में देयर आर सो मेनी रिसर्चर्स हु आर डूइंग गुड वर्क एंड द टोटल नंबर इज क्वाइट हाई, लेकिन आपको जब उसमें रिसर्च सपोर्ट की बात आती है तो वो इतनी थिन है, इतनी थोड़ी है कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि बहुत सारे रिसर्चर जो हैं जो कुछ अच्छे आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते उसको करने के लिए, तो वो एक बहुत मेजर लिमिटेशन है। दूसरा, हमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिसर्च है उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। वो थोड़ा सा वो मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। हमें इनकरेज करना चाहिए कि एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट वो साइकोलॉजी की भी बात करे। अगर उसको लगता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट को मिलके अपनी रिसर्च के क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ, जैसे आप आजकल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में ये निकल के आता है कि जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज़ नॉट ए रैशनल डिसीजन मेकर। तो ह्यूमन इज़ नॉट एन इकॉन, ह्यूमन इज़ ए ह्यूमन। तो उसमें हमें वो, अगर आप नजेस की बात की गई है कि जो अगर हम रॉन्ग नज देंगे तो एक जो पर ह्यूमन बीइंग जो डिसीजन मेकर है वो गलत डिसीजन ले सकता है। अगर वो नज राइट है तो वो राइट डिसीजन लेता है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको साइकोलॉजी की भी इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। Exactly. आपको सोशियोलॉजी का भी पता होना चाहिए। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिसर्च का जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, मुझे लगता है इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, रिसर्चर जो है हमें यूनिवर्सिटीज़ में या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो टीम में काम करने की जो है वो, हालांकि टीम्स हैं लेकिन कहीं हद तक मैंने देखा कि टीम्स में भी हर कोई अकेला ही काम कर रहा है। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम। तो हमें कुछ तरीके से टीम्स में वो जो हाउ यू बिल्ड द टीम्स एंड हाउ कैन टीम्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ए कॉमन हायर वैल्यू, वो हमें इनकलकेट करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को मतलब अब और भी कुछ बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन ये चीज़ें मेजर हैं जो जिस पे काम करने की ज़रूरत है। एक सर जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी हो गया, डाटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर्स हो गए, इनकी नॉलेज नहीं होती ज़्यादातर मास्टर्स जो करके आए हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसमें यूनिवर्सिटी रोल प्ले कर सकती है या गाइड प्ले कर सकता है रोल? मतलब वो कैसे एक रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में पता लगे न्यू एस्पायरेंट्स को? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि स्टूडेंट, मैं वही बोल रहा हूँ कि पीएचडी जब आप स्टार्ट करते हो तो वो बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका रिसर्च जर्नी का। बिल्कुल। तो जब एक स्टूडेंट वहाँ से अपनी चीज़ों को अच्छा कर, उसके पास ये भी इशू है कि स्टूडेंट को 3, 4, 5 साल में अच्छी रिसर्च भी करनी है। जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है, तो इसका मतलब कई चीज़ें हैं जो अभी आती नहीं है। तो वो एक चैलेंज मैंने देखा है कि मेथोडोलॉजी कला एस्पेक्ट पे, रिसर्च स्टडी को डिज़ाइन करने के एस्पेक्ट पे, जो ये रिसर्च के क्वेश्चंस को फाइन ट्यून करने के, कई स्टूडेंट्स को तो ये लगता है कि मैंने टॉपिक चुन लिया तो मेरा मतलब मेरी रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड होगी। रिसर्च प्रॉब्लम और टॉपिक में बहुत अलग, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप जब टॉपिक से रिसर्च प्रॉब्लम की तरफ जाओगे तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। फिर आप जब रिसर्च प्रॉब्लम के सारा फाइनल करने के बाद वो आपको अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उनको डिफाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सीखने की ज़रूरत है। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे हर इंस्टीट्यूशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कोर्स पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद वो एक ही कोर्स है और वो एक ही कोर्स को स्टूडेंट एक कोर्स की तरह समझ के कर लेते हैं। तो कई बार उसको प्रैक्टिकल क्या करना है, तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा
हमें टीच करने की इन चीज़ों पे ज़रूरत है कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्पेशलाइज्ड कोर्स हों। हमने जैसे अब PAU में हमारे डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने डेटा एनालिटिक्स का लैब शुरू किया है। तो उसमें हमने अलग तरह के सॉफ्टवेयर जैसे स्टेटा है, R है, eViews है, और हमने क्वालिटेटिव में जो एटलस AI है, एटलस है, और जो हमारे कुछ हमने जो सॉफ्टवेयर हैं वो लिए हैं, और हमने कोशिश की कि इसमें जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसमें एक्सपर्टीज गेन करें। फिर आपको स्टूडेंट को ये भी देखना है कि जो बड़े डेटा सेट्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है। जो सेकेंडरी डेटा सेट्स हैं, कई सेकेंडरी डेटा सेट्स जो है वो जैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस वाले उनके डेटा सेट्स हैं, CSO के डेटा सेट्स हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के, और भी कई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है। तो इनको जो है इनके बारे में भी स्टूडेंट्स को सिखाने की जरूरत है। मैंने पिछली बार बोला जैसे इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और PAU के बिहाफ पे हमने एक वर्कशॉप की थी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे हमने वहाँ पे 80 स्कॉलर्स को सिखाया कि आप इन सेकेंडरी डेटा सेट्स को यूज करके अच्छे रिसर्च पब्लिकेशन कैसे कर सकते। We did this workshop for 3 days and 4 of our scientists were there to teach and to train those students. लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर को सीखना भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूशंस कई बार इसमें फॉल्टर इसलिए कर लेते हैं, वही मैंने बोला कि फंड्स नहीं होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है, तो उतने ह्यूमन रिसोर्सेज की कई बार कमी आ जाती है। लेकिन कई चीज़ें ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हैं। दूसरा मुझे लगता है स्टूडेंट को भी एक रेगुलर हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे कई लोग इस माइंडसेट से रिसर्च में आते हैं कि मैं हर हफ्ते में 7 घंटे काम करके तो मैं रिसर्च कर लूँगा। अब आपको ये देखना है कि क्या वो आप 7 घंटे हर संडे को 7 घंटे लगा के करते हो, कि आप हर एक दिन में 1 घंटा आप अपने नया कुछ सीखने में आप स्पेयर करते हो। तो मुझे लगता है अगर आप किसी चीज़ में रेगुलरली टाइम डिवोट करते हो तो आप उसको बहुत बढ़िया और परमानेंट तरीके से सीख सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में मुझे कई बार ये भी लगता है कि अगर कोई भी नहीं आपको सिखाने के लिए आपके इसमें सोसाइटीज़ जो हैं आपको सिखा सकती हैं। जैसे हम इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे हम कई कोर्स हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन करते हैं हम इन पार्टनरशिप विद वेरियस यूनिवर्सिटीज़ जो जिसमें हमारे मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर्स हैं। अभी हम PAU में भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मेरा ये मन, अगर मान लीजिए ऐसे रिसोर्सेज हैं, आप इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करो, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन देखो जो ये कोर्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, या कहीं भी कुछ नहीं है तो आप ऑनलाइन चले जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। सिर्फ ये है कि ऑनलाइन होने में आपको लगेगा कि ये तो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप रूटीन नहीं बनाते। आपको लगता है जब आज मैं सीख लूँ तो फिर आप एक दिन कोर्स करते हो, 15 दिन का गैप होता है, तो वैसे नहीं आती हैं ये चीज़ें। आपको एक रूटीन में रोज करके ही आएंगी। तो वो करना है तो चीज़ें धीरे धीरे आसान होनी शुरू हो जाती। मेरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो हमारे टाइम पे हमें कोई भी सॉफ्टवेयर एनालिसिस के लिए नहीं बताता था, और वो टीचर इतने नहीं होते थे तब, इतने सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। तो मैं कई जगह जब दिल्ली ट्रेनिंग के लिए न्यू दिल्ली जाता था तो मैं वहाँ पे कुछ अपने लोगों को, प्रोफेसर्स को हम लोग मिलते थे, उनसे सीखते थे, खुद आप सीखने की कोशिश करते थे। तो मैंने जो जितना सॉफ्टवेयर मुझे आता है उस हिसाब से मैंने जो जितना भी सीखा है वो खुद ही सीखा। और आज की डेट में जब मुझे उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो आई गो टू द इंटरनेट, उसमें मैं उसको पढ़ता हूँ उसके बारे में और उसको करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ मेरे जो कलीग्स हैं जो मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उनसे बात करके मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है मैं सॉफ्टवेयर यूज में अपडेटेड हूँ। तो इसी तरह और भी जो लोग हैं वो सीख सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो सर, जैसे आप अपने काफ़ी आप मोटिवेशनल भी स्पीक कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देते हैं, गाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स को गाइड करते वक्त मतलब क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं? देखो, मेरे लिए तो आई ऑलवेज लव टू मोटिवेट यंग पीपल। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैंने जो किया है उससे भी ज़्यादा
अब मेरे स्टूडेंट कर सकते हैं और मैं एक ही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कई हैं, तो वो मेरे से ज़्यादा करेंगे। मेरा हर के स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा कर सकता है, और जब मेरे स्टूडेंट्स कई हैं तो वो मल्टीपल इफेक्ट है। उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मुझे लोगों को, मैंने जो जिस स्टेज में मैं कैरियर में हूँ उसमें मैं अगर 2, 4, 6, 8 रिसर्च पेपर और लिखूंगा तो उसमें मेरा नाम बन जाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेनिफिट जो सोसाइटी के लिए, जब मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल जो मेरा है वो ये है कि इनको गाइड किया जाए और इनको स्ट्रेंथन, इनकी कैपेसिटी को अगर स्ट्रेंथन करने का कोई भी मौका है तो उसको अवेल करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू इन माय डिपार्टमेंट। जो यंग स्कॉलर्स हैं, मुझे ये लगता है माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर देम। मैं सुबह जब भी आता हूँ, अपने ऑफिस में बैठता हूँ डिपार्टमेंट में, तो आधा दिन कई बार मेरा इन लोगों के साथ डिस्कशन करने में ही चला जाता है, एंड आई लव दैट। मैं जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था तो मुझे रोज होता था कि 2 से 4 अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करो कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनको कैसे अच्छा किया जा सकता है, और मैं उनके साथ वो डिस्कशन करके उनको इनकरेज करता था। तो देखो, मेंटरिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँ आपको उसका कारण है क्योंकि जो आप स्टडी करते हो, जो आप कोर्स कर रहे हो, उसमें तो मार्क्स हैं, 70 आ गए, 80 आ गए, 90 आ गए, 95 आ गए, बिल्कुल। तो आपको अपने आप उसमें मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट को कि भाई मैंने 95 लिया तो बहुत अच्छा किया, 60 की ये तो शायद ठीक नहीं हुआ, तो और करने की जरूरत है। लेकिन ये जो रिसर्च मैंने आपको बोला, ये एक क्वालिटेटिव फील्ड है बेसिकली, तो इसमें कई बार बहुत क्लियर इंडिकेटर नहीं होते हैं, ठीक है। तो खास करके इनिशियल जर्नी के पहले 2 साल में तो आपका थीसिस भी नहीं हुआ है, आपके पब्लिकेशन भी नहीं हुए हैं, तो आप हवा में, आपको लग रहा है कि इस इंडिकेटर कोई आपको पास ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आपको मेंटरशिप की जरूरत है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि वहां पे ही फ्रस्ट्रेशन कई बार आनी शुरू हो जाती है कि 2 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, वहां पे कोई पेपर नहीं हुआ, तो वहां पे आपको मेंटरशिप की और मोटिवेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही हम लोगों का रोल है कि हम स्टूडेंट को वहां पे गाइड करें और उसको बताएं कि अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन अगले साल में बहुत कुछ आने वाला है, उससे 1 साल में, 1.5 साल में और बहुत बढ़िया होने वाला है, और ये चीज़ अगर अच्छी नहीं हुई है तो ये इसका कोई पोटेंशियल है कि और अच्छी हो जाएगी या बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो वो चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पॉइंट कई बार आ जाते हैं पीएचडी में, तो लेकिन उसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं। हमारे जो कई मेंटर्स थे, टीचर्स थे, हम देखते थे, हमें लगता था कि अब पीएचडी खत्म है, अब नहीं होने वाली है, लेकिन हम जब उनके पास जाते थे तो उनके पास कोई डायरेक्ट ऐसे लगता था जैसे उनके पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस है। तो हम जाते थे, हमें ये सोच के कि भाई अब खत्म है, तो उनको बताने जाना है कि भाई आप, मैं आगे से मेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जब हमारे पास होता है, ये क्यों नहीं हो रहा यार, ये तो खत्म हो रहा है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ऐसे करेंगे। तो मुझे लगता है हमें मोटिवेशन फ्रॉम द गाइड्स, फ्रॉम गुड टीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आप जब मोटिवेट करते हो तो यू कैन मोटिवेट मल्टीपल पीपल, एंड देन दे फाइंड the courage and light that they can do much better and they can finish their things, because बहुत सी PhDs ऐसी होती हैं जो एंड पे जाके भी कंप्लीट नहीं होती, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत स्टूडेंट 3, 4, 5 साल लगा के बोलते हैं मैं नहीं हो रही, तो उन वहाँ पे मोटिवेशन बहुत काम करता है, अच्छे आउटकम के लिए, अच्छे पेपर्स के लिए, अच्छे थीसिस के लिए, अच्छी पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो मेंटरशिप जो है वो मोटिवेशन बहुत काम आती है। एग्जैक्टली, तो वो करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है कई जो पीएचडी एस्पायरेंट्स है, बीच में ही थोड़ा 1-2 साल बाद थोड़ा ओवरबर्डन हो जाते हैं कि डिस्करेज हो जाते हैं, बस अब नहीं होगा मुझसे, तो उस टाइम पर ऐसी मेंटरशिप एंड आपके जैसे जो मेंटर्स हैं वो काफ़ी काम आते हैं। सभी मेंटर को ये करना चाहिए। जी बिल्कुल, सभी मेंटर्स को ये करना चाहिए। सो हमारे यहाँ पे अब जो यंग स्कॉलर्स हैं जो अभी इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आपके सुजेशंस, कुछ एडवाइस उनके लिए? मेरा तो देखो, उनके लिए मेरा जो एडवाइस ये है कि देखिए, मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि ये बहुत क्रिएटिव फील्ड है और इसमें आना चाहिए, ठीक है। इसमें आने से पता चलता, ये बिल्कुल आप जब आप ट्रेडिशनली मास्टर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको कब पता ही नहीं होता है कि ये भी एक फील्ड है। हम जब बच्चे थे तो हमें बोलते थे, हम कभी बार सुनते थे कि ये जो है पर्सन जो है जो यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हैं, तो फिर वो किस में साइंटिस्ट हैं? वो इकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट हैं, वो सोशियोलॉजी में है,
तो हमें कई बार ये भी लगता था कि ये तो लैब्स में ही साइंटिस्ट होते हैं। तो हमने धीरे धीरे हमें समझ आना शुरू हुआ कि जो साइंस है वो हर जगह है, और आप नया जो रिसर्च है, रिसर्च हर फील्ड में आप कर सकते हो। तो मेरे को लगता है ये नया फील्ड है, और इसमें जब आपको इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है तो आप बहुत कुछ नया करते हो और बहुत बढ़िया होता है वो। तो मैं ये यंग लोगों को यही बोलता हूँ कि आप इन फील्ड्स को देखो, ये अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है। अगर आप इसमें सही मोटिवेशन और सही फोकस लेके आते हो तो आपके लिए कैरियर में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। बिल्कुल। मैंने बच्चों को देखा है, मतलब जो हमारे, मतलब मैंने अपने कैरियर में बहुत लोगों को, बच्चों को देखा है, उनको गाइड किया, मेंटर किया, तो मैंने उनको लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म होते देखा। उसमें मैंने ये नहीं कि मेरी मेंटरशिप के कारण वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, लेकिन हमारी एनकरेजमेंट ने उनको नए रास्ते दिखाए, और वो नए रास्ते में उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क और मेहनत किया, उसमें इंटरेस्ट दिखाया, और उनके जो कैरियर में वो कहीं आगे गए। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हमारे से भी आगे चले गए। तो मुझे लगता है इनको आना चाहिए। मुझे लगता है 95% जो स्टूडेंट्स हैं मास्टर करने के बाद उनको लगता है कि सिर्फ टीचिंग ही है आगे, अगर वो करेंगे तो टीचिंग तो है ही, लेकिन रिसर्च में डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे अगर आप एक्सपर्टीज करते हो तो आपके लिए इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप ग्रो करोगे और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ग्रो कर सकते। तो मैं तो आई ओपनली इनवाइट ऑल द यंग स्कॉलर्स कि वो इस फील्ड में अपने अपने सब्जेक्ट में आप रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें और आएँ, और अगर उनको कोई कंफ्यूजन है तो हम जैसे लोग जो हैं वो उनको गाइड करने के लिए अवेलेबल। यस, सो थैंक यू सो मच सर। आई होप कि जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनकी बिल्कुल हेल्प हुई होगी और बहुत सारे उनके क्वेश्चंस के आंसर्स में मिले होंगे। मुझे कमेंट्स में आप सब बताना कि आपको सर की इनसाइट्स कैसे लगी, और इसके अलावा आगे भी हम सर आपसे मिलते रहेंगे, और बहुत ज़रूरत है हमें सभी को आप जैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस की, आपकी इनसाइट्स की। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स टू यू एज वेल।